चलो आज स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं जो प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी इम्पोर्टेंट है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। Continental drift theory proposed by Alfred Wegener. Alfred Wegener in 1912 1912 में एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर proposed a theory, continental drift theory. This theory related to formation of continents and oceans. इन्होंने इस थ्योरी में यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से आज के टाइम में जो कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और इन्हीं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस को ही ज्योग्राफी के अंदर प्राइमरी लैंडफॉर्म भी कहते हैं। प्राइमरी लैंडफॉर्म उस कंटेक्स्ट में कहते हैं कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ के ऊपर रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, तो अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो लैंडफॉर्म्स बने, उन लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले क्या बने थे? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ही बने थे। तो वेगनर कहता है कि आज के टाइम के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, आज से हजारों लाखों करोड़ों सालों पहले उनकी क्या सिचुएशन थी, किस तरह से ये डिफरेंट एरियाज में डाइवर्ट हुए, किस तरह से इनके बीच में गैप आया, और जहां पर गैप आया वहां पर वाटर फिल हो गया, और किस तरह से ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट ने, ध्यान रखना ये ज्योग्राफर नहीं था, ही वॉज मेट्रोलॉजिस्ट, एक मेट्रोलॉजिस्ट था। तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए, और ऑब्जेक्टिव ये थे, वो कहता है कि अगर हमारी दो सिचुएशन हो सकती है। पहली तो ये हो सकती है कि अगर कॉन्टिनेंट्स अगर स्टेबल हैं तो क्लाइमेट रीजन मूवेबल होंगे। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर क्लाइमेटिक रीजन स्टेबल हैं तो मीन्स कॉन्टिनेंट्स मूवमेंट कर रहे होंगे। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि काफी टाइम पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और उसके अर्ली फेज में सभी लैंड पार्ट्स एक ही जगह पर कंसोलिडेटेड थे, और उन सभी लैंड पार्ट्स का इसने नाम रखा पेंजिया। पेंजिया वॉज ए ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में पेंजिया का मीनिंग होता है कंपोजिशन ऑफ लैंड पार्ट्स, कि सभी लैंड पार्ट एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो वेगनर के अकॉर्डिंग सारे लैंड पार्ट्स को पेंजिया इसने नाम रखा, और इन लैंड पार्ट के चारों तरफ वाटर बॉडीज थी। इस लैंड पार्ट के चारों तरफ क्या फिल था? वाटर फिल था। तो इस वाटर बॉडीज का नाम वेगनर ने रखा पेंथाल्सा। पेंथाल्सा नाम रखा इसने, ठीक है, कि जो लैंड पार्ट के चारों तरफ फैले हुए थे। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि वाटर बॉडीज का नाम क्या था और लैंड पार्ट्स का नाम क्या था। ठीक है, तो एक मिनट, अब यहां तक तो इसने बता दिया कि पेंजिया और पेंथाल्सा के फॉर्म में लैंड पार्ट और वाटर बॉडीज इकट्ठे थे।
तो आगे चल करके कहता है कि इस पेंजिया के अंदर भी जो लैंड पार्ट थे उसके अंदर भी कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुई, इंटरनल फोर्सेस लगे, और ये कंडीशन क्रिएट हुई अराउंड 200 करोड़ ईयर्स बिफोर, यानी कि कार्बोनिफेरस एरा में। जो मैंने कार्बोनिफेरस जियोलॉजिकल एरा आपको मेंशन करवाया था, तो कार्बोनिफेरस एरा में यहां पर जब मूवमेंट स्टार्ट हुई पेंजिया के अंदर, और पेंजिया के अंदर बीच में क्रैक पड़ गए और पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब पेंजिया के बीच में यहां से क्रैक पड़ेंगे तो इस बीच के पार्ट के अंदर वाटर फिल हो जाएगा। यहां पर क्या फिल हो जाएगा? यहां पर वाटर फिल हो जाएगा, और ये काफी लॉन्ग, नेरो और डीप वाटर बॉडीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बाद में जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है कि डीप, नेरो एंड लॉन्ग वाटर बॉडीज बिटवीन टू लैंड पार्ट्स। दो लैंड के पार्ट के बीच में अगर कोई वाटर बॉडीज होती है तो उसे जियोसिंक्लाइन कहते हैं। तो यहां पर जो जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन हुआ उसका नाम रखा टेथिस सी। टेथिस सी रखा, और ये वही टेथिस सी है जिस टेथिस सी के अंदर से कई माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहां पर रिवर्स कंटिन्यूसली इस लैंड पार्ट से और इस लैंड पार्ट से यहां पर ड्रेन कर रही थी, और रिवर्स अपने साथ काफी लंबे टाइम तक डेब्रिज लेके जा रही थी, इसमें डिपोजिशन कर रही थी। जब डिपोजिशन वेट काफी ज्यादा हो जाता है तो नीचे से कंप्रेशन फोर्सेस लगते हैं, और कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से जहां जहां पर टेथिस सी थी उसके आसपास के पार्ट में क्या बन गए? फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल हिमालय। हिमालय का फॉर्मेशन कहां से हुआ है? वाटर बॉडी से हुआ है। कौन सी वाटर बॉडी से हुआ है? टेथिस सी के अंदर से हुआ है। और यही रीजन है कि हिमालय का फॉर्मेशन वाटर बॉडी से होने की वजह से इसकी जो हिमालय की रॉक्स है वो सॉफ्ट रॉक्स है, क्योंकि हिमालय वाटर बॉडी से हुआ, और वाटर बॉडी के अंदर जो रॉक्स होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स काफी सॉफ्ट रॉक होती है। और बाद में इन्हीं रॉक्स को, यानी कि हिमालय को रिवर्स ने कट करना स्टार्ट किया, तो वहां से जो डेब्रिज नीचे की तरफ आया वो डेब्रिज भी डिपोजिट होकर किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? प्लेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यही रीजन है कि हिमालय सॉफ्ट माउंटेन है, इसलिए इंडिया में नॉर्थ में प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया, जबकि जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो हार्ड रॉक से बना हुआ है, वहां की रिवर्स माउंटेन्स को कट नहीं कर सकती और अपने साथ डेब्रिज नहीं लेके जा सकती। इसी वजह से साउथ इंडिया के अंदर प्लेन्स का फॉर्मेशन नहीं हो सका। ठीक है, क्लियर? अगर कभी क्वेश्चन आए कि क्या रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स हैं जबकि साउथ इंडिया में प्लेन्स नहीं है, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो, यहां पर जब पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इनके नाम रखे गए। नॉर्दर्न पार्ट का नाम अंगारा लैंड, एंड एक और नाम था इसका लॉरेंशिया। अंगारा लैंड एंड लॉरेंशिया। और यही लॉरेंशियन शील्ड हमने कहां पर पढ़ी थी? कहां पर पढ़ी थी? जब कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे हमने, तो लॉरेंशियन शील्ड कहां पढ़ी थी? जल्दी जवाब दो, आंसर दो जल्दी। लॉरेंशियन शील्ड एक फिजिकल डिवीजन भी था। कौन से कॉन्टिनेंट का फिजिकल डिवीजन था? हैं? जल्दी बताओ। लॉरेंशियन शील्ड था नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न एशिया और यूरोप का। ठीक है, और सदर्न पार्ट का नाम रखा इसने गोंडवाना लैंड्स। गोंडवाना लैंड जो कि सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया, उसका नाम रखा इसने गोंडवाना लैंड। तो उस टाइम में जो हमारा इंडिया की पोजीशन थी, इंडिया ओनली ये साउथ इंडिया का पार्ट था, और साउथ इंडिया का पार्ट है गोंडवाना लैंड का पार्ट था।
केवल इंडिया का साउथ इंडिया था स्टार्टिंग में, और साउथ इंडिया भी किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है तो यहां से अब देखो, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो फेजेस में डिवाइड होता है पेंजिया, तो अंगारा लैंड के अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का पार्ट इंक्लूड होता है। गोंडवाना लैंड के अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का पार्ट इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो यहां तक तो इसने बता दिया, ये चारों तरफ वाटर है। अब आगे चल करके वेगनर कहता है कि इन लैंड पार्ट्स के अंदर दो तरह के फोर्सेस लगना स्टार्ट हुए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व इन पेंजिया ग्रुप। यहां पर दो तरह के फोर्सेस इन्वॉल्व थे। पहला फोर्स था, फर्स्ट फोर्स वाज टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स बाय मून एंड सन। मून और सन की वजह से जो टाइडल फोर्स लगा, एंड दूसरा फोर्स था बायंसी फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इक्वेटर लाइन। तो यहां पर इक्वेटर लाइन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। बायंसी फोर्स ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर भी कुछ लैंड पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उस टाइम में इक्वेटर की पोजीशन यहां पर थी, इक्वेटर नॉर्थ में थी। अब आप देखोगे कि अभी इक्वेटर सेंटर में है, और आने वाले हजारों सालों के बाद इक्वेटर साउथ में हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटर तो फिक्स है, लेकिन जो लैंड पार्ट है वो लैंड पार्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। आज भी हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट करता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो लैंड पार्ट ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो इक्वेटर ऑटोमेटिकली नीचे आती जाएगी। यानी कि इक्वेटर स्टेबल है बट लैंड पार्ट मूवेबल है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से पहला जो टाइडल फोर्स लगा मून और सन का, उस टाइडल फोर्स का इतना ज्यादा उसने वेट बताया कि इस टाइडल फोर्सेस की वजह से ये जो वेस्टर्न पार्ट है पेंजिया का, ये मेन पेंजिया पार्ट से अलग होकर के वाटर बॉडी के ऊपर इसे तैरना स्टार्ट किया, और ये वेस्ट में आके फिक्स हो गया, और यहां पर आके ये बन गया नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर बन गया साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका फॉर्मेशन हो गया। तभी तो इसको ड्रिफ्ट कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स किसके ऊपर ड्रिफ्ट कर रहे हैं? वाटर बॉडी के ऊपर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वाटर बॉडी ज्यादा है, 71% पे वाटर बॉडी है, 29% पे लैंड पार्ट है। तो यहां पर वाटर बॉडीज का इसने नाम रखा सीमा, और लैंड पार्ट का नाम रखा इसने सियाल। मीन्स कि सियाल ड्रिफ्ट ऑन वाटर सीमा, कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहे थे। और यही हुआ कि यहां से अलग होकर के ये पार्ट तैरते हुए वेस्टर्न साइड में चले गया, और वहां पर जाकर के आज के टाइम में जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसका फॉर्मेशन कर लिया। और बीच में जो स्पेस रह गया, यहां पर वाटर फिल हो गया, और वाटर फिल होने की वजह से यहां पर बन गया अटलांटिक ओशियन। क्या बन गया? अटलांटिक ओशियन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा इसने कहा कि इक्वेटर भी जो है कुछ पार्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यहां पर जब इक्वेटर नॉर्थ में है, तो ये जो रेस्टिंग पार्ट है गोंडवाना लैंड का, तो गोंडवाना लैंड के पार्ट से यहां से अफ्रीका, अंटार्कटिका से अलग होना स्टार्ट हो गया। अफ्रीका जब नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा तो अंटार्कटिका पीछे रह जाएगा। यहां से फिर इंडिया ने भी परमियन फेज में इंडिया ने भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी यहां से अलग होकर के ईस्टर्न साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, और यहां पर इंडिया शिफ्ट हो जाता है, और बीच में जो वाटर स्पेस रह जाता है तो वहां पर वाटर फिल हो जाता है, और यहां पर बन जाता है इंडियन ओशियन। क्या बन जाता है? इंडियन ओशियन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डायरेक्शन में जब लैंड पार्ट्स का मूवमेंट होता है, और उन लैंड पार्ट्स की मूवमेंट की वजह से आज के टाइम के कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस के फॉर्म में इसने बताया कि इस तरह से आज की जो प्रेजेंटली कंडीशन है उस कंडीशन में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बनते हैं। ठीक है, तो अब इसने ये भी बताया कि इसके कुछ एजम्पशंस दिए हैं। एजम्पशंस का मतलब होता
अजम्पशंस का मीनिंग होता है प्रूफ, कि कोई भी थ्योरी तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब उसके साथ उसके प्रूफ भी तैयार होते हैं। तो प्रूफ के फॉर्म में इसने कहा कि पहला प्रूफ था इसका, इससे पूछा गया कि भाई ठीक है कि आप बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन से अलग हुए हैं, तो आप कैसे इसको प्रूव करोगे। तो पहला इसका एजम्पशंस था जिग्सा फिट। जिग्सा फिट, तो इसने कहा कि आज अगर आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और अफ्रीका को बिल्कुल पास पास ले जाओगे, इस पार्ट को यहां से शिपट के इधर लेके जाओगे, इसको यहां से शिफ्ट करके यहां पर लेके जाओगे, तो ये जो साउथ अमेरिका का जो पार्ट बाहर निकला हुआ है ये इसमें जाकर के फिट हो जाएगा। किसमें? अफ्रीका की इस पार्ट में फिट हो जाएगा, यानी कि जिग्सा फिट। इसी तरह से इस पार्ट को यहां पर लेके आओगे तो ये पार्ट इसके अंदर फिट हो जाएगा। मीन्स कि पहले ये एक ही पार्ट था तो यहां से हट करके अलग हुए हैं। इस तरह से जिग्सा फिट को क्लियर करने की कोशिश की। दूसरा इसका अजम्पशन था इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, सेकंड अजम्पशन इसने दिया कि एज ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स की जो एज है वो सेम है। कैसे सेम है? कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की जो रॉक्स हैं, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो रॉक्स है, उन रॉक्स के फॉर्मेशन का टाइम पीरियड एक जैसा था। मींस कि ये पार्ट पहले एक ही था, बाद में अलग हुआ है। थर्ड इसका अजम्पशन था कि लेमिंग एनिमल्स, लेमिंग एक तरह के एनिमल्स होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में भी मिलते हैं और यूरोप में भी मिलते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में भी मिलते हैं और अलास्का और कनाडा के अंदर भी मिलते हैं। तो यहां पर भी लेमिंग एनिमल थे, यहां पर भी लेमिंग एनिमल थे। तो कहता है कि लेमिंग एनिमल यहां पर इसलिए आए क्योंकि ये पार्ट पहले एक ही जगह पर था। जब इसका रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, जब इसकी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, तो जो इधर के एनिमल थे वो इसके साथ साथ यहां पर मूवमेंट कर गए और जो यहां पर थे वो यहीं पे रह गए। मीन्स कि एक ही टाइप की फौना यहां पर, फ्लोरा यहां पर है। मीन्स ये पार्ट पहले एक रहा होगा। फोर्थ इसका अजम्पशन था कि टाइप्स ऑफ कोल, कि जो आज भी इंडिया के अंदर गोंडवाना टाइप का कोल है, आज भी साउथ अफ्रीका के अंदर जो गोंडवाना टाइप का कोल है और आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गोंडवाना टाइप का कोल है, वो सभी कोल की फॉर्मेशन का जो एज है वो एक ही रहा है। मतलब देखो, साउथ अफ्रीका के अंदर भी गोंडवाना कोल मिल रहा है, इंडिया के अंदर भी गोंडवाना कोल मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी गोंडवाना कोल मिल रहा है। मीन्स कि ये पार्ट सभी एक जगह रहे होंगे और बाद में ये अलग अलग हुए होंगे। तो इस तरह से इसने साथ में इसने वेजिटेशन का भी प्रूव दिया कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की जो वेजिटेशन है वो भी बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, यानी कि ये पार्ट पहले एक साथ रहे होंगे। तो ये आप कुछ प्रूव दे सकते हो। जब अगर मेंस का अगर आंसर लिखोगे तो मेंस के आंसर में सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर इन 1912 एंड ही वाज अ मेट्रोलॉजिस्ट। और ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो दोगे। फिर इसका पैराग्राफ चेंज करके इसके थ्योरी का मिडल पार्ट आप मेंशन करोगे। मिडल पार्ट में कि सभी लैंड पार्ट एक ही जगह थे, उसका नाम इसने पेंजिया रखा। देन उसके बाद चारों तरफ इसके वाटर बॉडी था, उसका नाम पेंथालसा रखा। पेंजिया का अंदर ब्रेकअप हुआ, पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अंगारालैंड एंड गोंडवालैंड के फॉर्म में, बीच में टेथिस सी का फॉर्मेशन हो गया। फिर यहां से उसने दो तरह के फोर्सेस की बात की कि एक तो टाइडल फोर्स है और एक बायंसी फोर्स है। टाइडल फोर्सेस के थ्रू जो पार्ट है वो वेस्ट की तरफ मूवमेंट कर गया और बायंसी फोर्स की तरफ पार्ट जो है इक्वेटर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट हो गया। कि किस किस तरह से ये बना, ये देने के बाद इसके थ्योरी के अजम्पशंस आप मेंशन करोगे कि इसने प्रूव कौन कौन से दिए अजम्पशंस में। अजम्पशन में पहला जिग्सा फिट का देखो एग्जांपल भी दोगे, उसके बाद रॉक, एक टाइप की रॉक है उसका एग्जांपल दोगे, कोल का एग्जांपल दोगे, वेजिटेशन का एग्जांपल दोगे और लेमिंग एनिमल का आप एग्जांपल देके इसके अजम्पशंस को भी प्रूव कर सकते हो। उसके बाद जब कोई भी थ्योरी होती है तो वो थ्योरी परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो नई थ्योरी आती है तो पुरानी थ्योरी में कोई ना कोई खामियां जरूर बताती है। होता है ना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कि जैसे पहले के कंप्यूटर में और आज के कंप्यूटर में फर्क है। आज के कंप्यूटर ज्यादा स्पीड के होते हैं, कुछ न कुछ उसमें पिछले वाले कंप्यूटर में खामियां निकालेंगे। उसी तरह से इस थ्योरी के अंदर भी कुछ न कुछ खामियां रही होगी, तो मीन्स इसका क्रिटिसिज्म भी आप लिख के आओगे। अब क्रिटिसिज्म में आप ये लिख सकते हो
कि पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि अगर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड में ड्रिफ्ट कर गए यहां से, तो यहीं पर जाके क्यों स्टेबल हो गए? ये आगे भी तो जा सकते थे, और अब क्यों नहीं ड्रिफ्ट कर रहे? ऐसा तो है नहीं कि मून और सन तो अभी भी है, इनमें एनर्जी तो अभी भी है। तो ऐसा तो था नहीं कि मून और सन उस टाइम में थे तो इसलिए ड्रिफ्ट कर गए, और आज है नहीं इसलिए ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर इस थ्योरी की लिमिटेशंस आ जाती है। दूसरी चीज थी कि इसने अपनी थ्योरी जर्मन लैंग्वेज में प्रपोज की थी, और उस टाइम में जर्मन लैंग्वेज को समझने वाले लोग कम थे, इसलिए ज्यादा लोगों तक भी नहीं पहुंच पाई, अच्छे से नहीं समझा पाया। तीसरा यह था कि मून का जो टाइडल फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं है कि इतनी बड़ी लैंड मास या लैंड बॉडीज को वो हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर सके, ठीक है ना। तो ये भी इसकी कमजोरी रही है। तो ये सब इसकी क्रिटिसिज्म देने के बाद आप कंक्लूजन में लिखोगे कि जो भी हो, लेकिन थ्योरी में अगर कोई खामियां भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी इस थ्योरी ने सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और साथ साथ यहां से जो उस टाइम की क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ज्योग्राफी की पहली थ्योरी मानी जाती है इसको। और एक और कमी इसकी यह रही कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी केवल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में ही बताती है, उसके बाद क्या होता है उसके बारे में नहीं बता पाती है। ये थ्योरी ना तो माउंटेन बिल्डिंग के बारे में बताती है कि कैसे अर्थ के ऊपर माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में भी नहीं बता पाती है। ये थ्योरी अर्थक्वेक के बारे में भी नहीं बता पाती है। ये थ्योरी वोल्केनिक इरप्शन के बारे में भी नहीं बता पाती है। फोल्ड एंड फॉल्ट कैसे पड़ते हैं उसके बारे में भी नहीं बता पाती है। तो ये भी एक इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, ठीक है। तो आप अराउंड 150 वर्ड्स में आराम से लिखे आ सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा, सारी थ्योरी को रटने की जरूरत नहीं है, बस सीक्वेंस वाइज इसको आप समझ लो और आराम से आप इसको लिख सकते हो। नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके, ठीक है। कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी, ताकि नेक्स्ट करें फिर हम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पीटीटी, इसको पीटीटी भी कहते हैं। आज तो लॉकडाउन लग जाएगा तो आप लोग भी जल्दी से अपने काम निपटा लेना आज, टाइम से पहले। जो भी चीजें लानी हो, जो बाहर से यहां पर रह रहे हैं, खाने पीने की चीज, जो भी चीजें हैं कलेक्ट करनी हो तो कलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि 2 बजे तक लॉकडाउन लग जाएगा आज, इसीलिए ध्यान रखना इसका। हाँ, नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसको पीटीटी भी कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब देखो, ये थ्योरी बेसिकली 1960s के आसपास प्रपोज्ड हुई थी, और ये जो पहले वाली थ्योरी थी वो 1912 की थ्योरी थी, यानी कि 20वीं सेंचुरी के अर्ली फेज की थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और ये उसके करीब करीब 50 साल के बाद आई है। तो इतने लंबे टाइम के बाद जब कोई थ्योरी आएगी तो डेफिनेटली उस थ्योरी में कुछ न कुछ अच्छाइयां होगी। उस थ्योरी के अंदर कुछ न कुछ साइंटिफिक मेथड्स यूज होंगे। अगर कभी कंपैरिजन की बात आती है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या फर्क है, तो आप यही कहोगे कि वो 20वीं सेंचुरी के अर्ली फेज में प्रपोज थी और ये 20वीं सेंचुरी के लेटर फेज में प्रपोज थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके बीच में फर्क है वो ये है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी was completely based on imaginary, वो कल्पना के आधार पर थी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी थी। ये साइंटिफिक थ्योरी थी और वो इमेजिनरी बेसिस पे थ्योरी थी, इमेजिन बेसिस पे थ्योरी थी। कल्पना आप कुछ भी कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कल्पना को साकार करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए साइंस के रूल रेगुलेशंस चलते हैं यहाँ पे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंप्लीटली साइंटिफिक थ्योरी थी, 1962 में प्रपोज्ड हुई थी। 1962 में ये थ्योरी प्रपोज्ड हुई थी,
और इसके जो प्रपोजर्स थे वो भी काफी सारी थे, बट मेनली दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हैरी हेस। हैरी हेस मेन माना जाता है, ठीक है ना, हैरी हेस को मेन माना जाता है। हैरी हेस को ही मेन प्रपोंडर माना जाता है, हालांकि उसके साथ और भी काफी सारे थे, और हैरी हेस ने ही एक इसी थ्योरी के साथ साथ एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि किस तरह से हमारा जो ओशन का जो फ्लोर है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन का फ्लोर रिड्यूस हो रहा है, बाकी पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक इंडियन ओशन, उनका फ्लोर एक्सपेंड होता जा रहा है। तो ये स्टार्टिंग में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई थी 1962 में हैरी हेस के थ्रू, और इसी थ्योरी के बेसिस में बाद में कौन सी थ्योरी आ गई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। इसी हाइपोथेसिस को इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक में कन्वर्ट कर दिया था, और इसके अदर साइंटिस्ट थे मॉर्गन, पार्कर, होम्स, और कौन कौन थे से जुड़े हुए, मॉर्गन, पार्कर, होम्स एंड विल्सन, टूजो विल्सन। तो ये लोग थे। हैरी हेस भी इन्वॉल्व था इसमें, बट हैरी हेस का जो मेन नाम आता है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से आता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय हैरी हेस, और आगे चल करके इसी हाइपोथेसिस को इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया 1966 में, जो कि अदर साइंटिस्ट इसके साथ जुड़े हुए थे, मॉर्गन, पार्कर, होम्स एंड टूजो विल्सन। ये सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए थे इस थ्योरी में, ठीक है। तो अब यहां पर मेनली ये बात आती है, तो ये कहते हैं कि जो हमारी प्लेट्स है, बेसिकली प्लेट्स क्या है, प्लेट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड टूजो विल्सन, की क्रस्ट का जो 100 किलोमीटर डेप्थ तक का जो पार्ट है उसको उन्होंने प्लेट माना है, कि सरफेस से लेके 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो पार्ट होता है उसको उन्होंने प्लेट्स का दर्जा दिया है, प्लेट्स माना है। और फर्स्ट टाइम प्लेट वर्ड यूज्ड बाय टूजो विल्सन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लेट वर्ड किसने यूज किया सबसे पहले, टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन यूज्ड प्लेट वर्ड फर्स्ट टाइम। इसने प्लेट वर्ड यूज किया है। प्लेट होती क्या है वो मैंने बता दिया है, कि क्रस्ट का 100 किलोमीटर की डेप्थ तक का जो पार्ट होता है उसको प्लेट्स माना गया। और इनके अकॉर्डिंग क्या था, यहां पर अराउंड डिफरेंट प्लेट्स का इन्होंने मेंशन किया है कि हमारी जो अर्थ है वो कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन बाद में नासा ने भी बताया, अकॉर्डिंग टू नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग भी आया कि देर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड 20 माइनर प्लेट्स। जो हमारी पूरी अर्थ है, अर्थ का मतलब जिसपे कॉन्टिनेंट्स भी होंगे और ओशंस भी होंगे, वहां पर करीब करीब 7 मेजर प्लेट्स हैं, जो हमारी अर्थ 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है, और 20 माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो 7 मेजर प्लेट्स एंड 20 माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है अर्थ है। अब इन मेजर प्लेट्स में कौन कौन सी मेजर प्लेट्स है, देखो फर्स्ट है पैसिफिक प्लेट, जो पूरा का पूरा जो पैसिफिक ओशन है वो पूरी प्लेट में कन्वर्ट है, पैसिफिक प्लेट है, नोट कर लो मेजर प्लेट्स में। फर्स्ट पैसिफिक प्लेट, सेकंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, थर्ड है साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट है, फोर्थ है अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट है, फिफ्थ है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, सिक्स्थ है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन अफ्रीकन प्लेट है, और सेवेंथ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। मैं रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट पैसिफिक प्लेट, सेकंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ अंटार्कटिक प्लेट, फिफ्थ अफ्रीकन प्लेट, सिक्स्थ
यूरेशियन प्लेट और सेवंथ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये मेजर प्लेट्स हैं। अब यहां पर यह कहता है कि ये सभी जो प्लेट्स होती है ये मूवमेंट करती रहती है, ये स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि अगर हमारी अर्थ भी मूवमेंट कर रही है तो मीन्स कि जो अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें क्या करती है, मूवमेंट करती है। और अर्थ भी तो प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। इन प्लेटों को आप आपस में पास पास लेके आओ तो शिफ्ट हो जाएगी वहां पर। और इनके जहां जहां पर जुड़ती है प्लेटें, उनके जो बीच का जो पॉइंट जहां पर जाकर के मिलती है उनको मार्जिन्स कहते हैं। प्लेटों के क्या कहते हैं, प्लेट मार्जिन्स कहते हैं। तो ये सभी प्लेटें भी मूवमेंट करती रहती है और मूवमेंट करते करते कभी एक दूसरे के आसपास आती है, कभी एक दूसरे से दूर जाती है, कभी आसपास से खिसकती है। इस तरह से इनका मूवमेंट चलता रहता है। तो यहां पर जो प्लेटों के मार्जिन्स हैं वो मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। प्लेट मार्जिन्स ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, क्योंकि उन प्लेट मार्जिन्स के आसपास ही मूवमेंट होती रहती है। और इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने ये इसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था ये मैं आपको बताता हूं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये एक्सप्लेन करना चाहती थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये एक्सप्लेन करना चाहती थी कि कॉन्टिनेंट्स इन ओशन का फॉर्मेशन तो कैसे होता है उसके बारे में तो एक्सप्लेन करना ही चाहती थी। इसके साथ साथ कि अर्थ के ऊपर जो अदर लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको भी इसी थ्योरी ने क्लियर किया है। अर्थक्वेक कैसे आ रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, फोल्ड एंड फॉल्ट के बारे में, इन सब एक्टिविटीज के बारे में इस थ्योरी ने क्लियर किया है। तो यहां पर जो प्लेट के मार्जिन्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 तरह के प्लेट मार्जिन मैंने बताए, 3 तरह के प्लेट मार्जिन बताए, नोट कर लेना। पहला है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ये मैं रिमूव कर देता हूं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। सेकंड है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और थर्ड है कंजर्वेटिव या कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन। फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स, सेकंड है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स और फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स और कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स, इनमें इनके एक और नाम दिए हैं। जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स है इसको डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव को कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, इसको कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, इसको कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं इसको। एंड कन्वर्जिंग जो इसको पैरेलल प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, पैरेलल प्लेट मार्जिन भी कहते हैं या कंजर्वेशन प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, कंजर्वेशन प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, कंजर्वेशन प्लेट मार्जिन। तो ये 3 तरह के प्लेट मार्जिन हैं। अब इन तीनों प्लेट मार्जिन को अच्छे से आप समझो कि इनके थ्रू क्या क्या बनते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, मतलब यहां पर क्या होगा कि जब 2 प्लेट मार्जिन से मूवमेंट करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब नई चीज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, नई चीज का यहां पर फॉर्मेशन होगा। यहां पर कैसे कि सपोज करो, अभी पहला फर्स्ट कर रहे हैं हम, ये प्लेट मार्जिन, ये 2 प्लेट मार्जिन हैं, ये 2 प्लेटें हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, 2 प्लेट्स है। अब यहां पर मीनिंग मैंने बताया डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब जो है इनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डाइवर्ज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा यहां पर। तो ये दोनों प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करती है सपोज करो।
इस प्लेट का डायरेक्शन ये रहेगा और बी ए प्लेट का डायरेक्शन अगर ये रहता है कि यहां से सपोज करो कि यहां से जब दोनों प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, ये ए इधर चलेगी, बी इधर चलेगी, तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में स्पेस हो जाएगा और बीच में फॉल्ट हो जाएगा। क्या पड़ जाएगा, फॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी फॉल्ट के थ्रू जब यहां से बीच में ये प्लेट इधर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी तो यहां से फॉल्ट के थ्रू मैग्मा, लावा, जो भी चीजें हैं अंदर से बाहर आना स्टार्ट होती है। क्या होना स्टार्ट होती है, बाहर आना स्टार्ट होती है। इस वजह से जब अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी तो मे भी किसका फॉर्मेशन होता है, यहां पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। क्योंकि वोल्केनो में जो लावा या मैग्मा होता है वो तो अर्थ के नीचे से ऊपर आता रहता है हर बार, लेकिन किस चीज का वेट करता है कि उसको बाहर निकलने के लिए पास मिले। तो बाहर निकलने के लिए पास कब मिलेगा, जब प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी और यहां पर क्रैक पड़ जाएगा, उस क्रैक से मैग्मा को बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा और यहां से वोल्केनिक इरप्शन होती है। तो क्या होता है, एक तो वोल्केनिक इरप्शन होती है, दूसरा यही मैग्मा और लावा आकर के कहां पर डिपोजिट हो जाता है, सरफेस के ऊपर डिपोजिट हो जाता है। वो सरफेस में भी कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, वो सरफेस में भी ओशनिक सरफेस भी हो सकता है, और वहां पर आकर के जब डिपोजिट हो जाता है तो यहां से एक नई चीज का फॉर्मेशन करता है और वो बनाता है मिड ओशनिक रिजेज। मिड ओशनिक रिजेज बनाएगा, यहां पर क्या बनाएगा, मिड ओशनिक रिज। आप देखोगे अटलांटिक ओशन के अंदर इस तरह से काफी गहरे गहरे रिज है। रिज का मतलब एक माउंटेन है, एक माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि लैंड के वाटर के अंदर रहता है, वाटर के ऊपर नहीं आता, वाटर के अंदर रहता है। काफी बड़ी एक लैंड की आकृति बन जाती है ओशन के अंदर, इसको मिड ओशनिक यानी कि ओशन के अंदर बीच में मिड ओशनिक रिज। रिज का मतलब एक उठा हुआ एरिया होता है, माउंटेन या प्लेटो टाइप का एरिया होता है जो कि वाटर बॉडीज के अंदर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि लावा मैग्मा आकर के ओशन के अंदर डिपोजिट हो जाएगा और एक नई चीज का फॉर्मेशन कर देगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। डाइवर्जेंट इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है डाइवर्ज हो जाती है और यहां से बाहर आएगा और नई चीज का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरह से यहां पर जब अमेरिकन और आप देखते हो तो यहां से जब अमेरिकन, अफ्रीकन या अमेरिकन और यूरोपियन प्लेट में डाइवर्जेंट होता है तो अटलांटिक ओशन के अंदर मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन होता है। अटलांटिक ओशन के अंदर क्या बनेगा, मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन होता है यहां पे। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ये बड़ा खतरनाक होता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और डिस्ट्रक्टिव प्लेट का मतलब डिस्ट्रक्शन, कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा यहाँ पे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की वजह से लैंड के ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में अर्थक्वेक्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं यहाँ पे। तो यहां पर डिस्ट्रक्शन में दो प्लेट मार्जिन एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ये प्लेट ए है, यहां से ये प्लेट बी है। अब इन दोनों प्लेटों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है। लेकिन यहां पर कंडीशन ये भी है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में कि जब दोनों प्लेटें एक ही डायरेक्शन में आएगी तो वहां पर कंडीशन ये है कि एक प्लेट में भी हैवी होगी और दूसरी प्लेट थोड़ा उससे हल्का हो सकती है। दोनों का वेट सिमिलर नहीं होगा, एक हल्की होगी और एक भारी होगी। तो यहां पर जब ये सपोज करो कि ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट ज्यादा हैवी होती है या ओशनिक प्लेट ज्यादा हैवी होती है, जल्दी बताओ किसका वेट ज्यादा होता है, वाटर का या लैंड का? कॉन्टिनेंटल प्लेट ज्यादा हैवी होगी या ओशनिक प्लेट ज्यादा हैवी होगी, जल्दी बताओ। हाँ, ओशनिक प्लेट ज्यादा हैवी होती है, राइट। तो यहां से जब ओशनिक प्लेट इसके पास में आएगी, इसको हिट करके इसके नीचे धंस जाएगी, भारी है, भारी होने की वजह से ये यहां से नीचे इसके नीचे धंस जाएगी और यहां पर जाकर के काफी नीचे जाकर के इसको हिट करेगी
और वहां पर जहां पर ये हिटिंग करती है उस जोन को कहते हैं बेनी ऑफ जोन। नोट कर लो, बेनी ऑफ जोन कहते हैं जहां पर जाकर के ये उसको हिट करती है। बेनी ऑफ जोन, सॉरी बेनी ओ डबल एफ है, बेनी ऑफ जोन यहां पर जाकर के इसको हिट करती है और हिट करेगी तो यहां से मूवमेंट स्टार्ट होती है। जब काफी तेजी से इसको हिट करेगी, टकराएगी, तो हमारी अर्थ के अंदर क्या होती है, हलचल होती है, मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट की वजह से यहां से जब प्लेट टकराएगी तो एक एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी के थ्रू यहां से सेस्मिक वेव्स बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होती है, और उन सेस्मिक वेव्स की वजह से यहां पर क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट की वजह से क्या आ रहे हैं, अर्थक्वेक भी आ रहे हैं। और यहां से जो मटेरियल है, इस मटेरियल को मेल्ट करके काफी नीचे है, नीचे अब कल भी हमने बताया था कि जब काफी अर्थ की काफी ज्यादा गहराई में अगर जाकर के आप देखोगे, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी काफी ज्यादा है, तो यहां पर मूवमेंट की वजह से ये पार्ट कट करके और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जब बाहर आएगा तो बाहर आकर के या तो मैग्मा या लावा के फॉर्म में आएगा तो वोल्केनिक इरप्शन भी होगा, या फिर आकर के जम जाएगा तो उससे माउंटेन या प्लेट्यू का फॉर्मेशन भी होगा। तो माउंटेन या प्लेट्यू का फॉर्मेशन भी हो सकता है यहां से। तो इसी डिस्ट्रक्टिव प्लेट की वजह से डिस्ट्रक्शन तो होता ही होता है, अर्थक्वेक तो आता ही आता है, लेकिन कुछ चीजें बनती भी है। अब देखो, ये जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स है वो तीन तरह की प्लेट हो सकती है। इन तीनों प्लेटों का नेचर ऐसा हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि मे बी प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लस कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। जो हमने बताया ना कि एक भारी प्लेट है, एक हल्की प्लेट होगी, जब आपस में एक दूसरे की तरफ जाएगी। अब जाने के लिए देखो, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होगा अभी बताएंगे। दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि एक प्लेट कॉन्टिनेंटल और दूसरी प्लेट ओशनिक हो सकती है। और तीसरी पोजीशन में क्या है कि दोनों प्लेटें ही ओशनिक ओशनिक हो सकती है। दोनों प्लेटें ही क्या हो सकती है, ओशनिक ओशनिक हो सकती है। अगर दोनों ही ओशनिक प्लेट होगी उस कंडीशन में क्या होगा, देखो उस कंडीशन में क्या बनेगा। ठीक है, हाँ अब बताते हैं इनका। देखो अब यहां पर हम करते हैं पहला कि दोनों प्लेट अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो तो आप एग्जांपल ले लो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट सपोज करो इंडियन प्लेट हो और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट सपोज करो यूरेशियन प्लेट हो। ठीक है ना, एक इंडियन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट होगी, तो यहां से यूरेशियन प्लेट ज्यादा हैवी होती है इंडियन प्लेट के मुकाबले। तो दोनों जब यहां से टकराएगी और जब दोनों आपस में टकराएगी और टकराने के बाद यहां से जो मेटेरियल बाहर निकलता है और उस मेटेरियल की वजह से क्या बनता है, हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। राइट, कि अगर दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएगी, मे बी वो चाहे वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट हो सकती है, मे बी वो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट हो सकती है, या वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट हो सकती है। इन दोनों के टकराने की वजह से क्या बना, हिमालय बना ना। जब हिमालय का फॉर्मेशन करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में हमने किया था, तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से तो क्या बना, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट की वजह से अर्थक्वेक भी आते हैं, और अर्थक्वेक के साथ साथ यहां से यंग फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। किस तरह के माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, यंग फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। और जो माउंटेन्स बनते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से, उनका डायरेक्शन भी देखो आप कैसा होता है। वो माउंटेन ईस्ट टू वेस्ट फैले होते हैं। कैसे फैले होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। जैसे इंडिया यहां पर है तो हिमालय कैसे है, हिमालय ऐसे तो फैला हुआ है, ऐसे तो नहीं फैला हुआ ना हिमालय, हिमालय ऐसे ही फैला हुआ है। इसी तरह से अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आल्प्स माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो आल्प्स माउंटेन भी आप देखोगे तो इसी डायरेक्शन में फैला हुआ है, इसी डायरेक्शन में फैला हुआ है।
तो कहने का मतलब यह है कि जब दोनों कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो वहां से यंग फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा और वो फोल्ड माउंटेन ईस्ट टू वेस्ट फैले होंगे, फॉर एग्जांपल हिमालय, आल्प्स, इस तरह से। क्लियर? अब दूसरी पोजीशन में क्या होता है कि एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो और दूसरी प्लेट ओशनिक हो। एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो और दूसरी प्लेट ओशनिक हो, तो यहां पर ओशनिक प्लेट हमेशा भारी होती है कंपेरेटिवली कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो फॉर एग्जांपल ये पैसिफिक प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये भी पैसिफिक प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट काफी फैली हुई है। तो यहां से जब पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंस जाती है, नीचे धंस करके वहां उसको हिट करती है, हिट करके वहां पर अर्थक्वेक भी आते हैं, साथ में वहां से जो मटेरियल है वो मटेरियल बाहर लेके आती है और बाहर ला करके यहां पर डिपोजिट कर देती है। तो डिपोजिशन की वजह से क्या बनेगा, यहां पर रॉकीज माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। अब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट से भी माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर भी वही कंडीशन है कि पैसिफिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट, यानी कि एक ओशनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंट प्लेट जब दोनों टकराएगी, दोनों के टकराने से भी माउंटेन का फॉर्मेशन होगा और यहां पर एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। कौन से माउंटेन का फॉर्मेशन होगा? एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। तो फर्क क्या है? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से भी माउंटेन बन रहे हैं, ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से भी माउंटेन बन रहे हैं, लेकिन दोनों तरह के माउंटेन में फर्क क्या रहेगा बताओ जल्दी, क्या डिफरेंस रहेगा? बेसिकली क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, है वरुण? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट के टकराने से भी माउंटेन बन रहे हैं और ओशनिक कॉन्टिनेंट प्लेट के टकराने से भी माउंटेन बन रहे हैं, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको यहां पर? डायरेक्शन में फर्क आएगा। वेरी गुड, इनके डायरेक्शन में फर्क आएगा जतिन, कि कॉन्टिनेंटल ओशन जो माउंटेन्स बनेंगे वो नॉर्थ टू साउथ उनका डायरेक्शन रहेगा, नॉर्थ टू साउथ रहेगा, चाहे रॉकीज हो चाहे एंडीज हो, और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की वजह से उनका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट रहेगा, लेकिन बनेंगे सभी फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन यह है कि ओशनिक ओशनिक प्लेट जब आपस में टकराती है, दोनों प्लेटों का नेचर कैसा होगा? दोनों प्लेटें ओशनिक ओशनिक प्लेट होगी। जब दोनों ओशनिक ओशनिक प्लेट आपस में टकराती है तो उससे कई सारे आइलैंड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कई सारे आइलैंड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है वहां पे। दूसरा, वहां पर वोल्केनिक इरप्शन भी होगा और वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू वहां पर कई सारे वोल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे। जैसे यहां पर एक पूरी पूरी चेन बन जाएगी, यहां पर इस तरह से ये वोल्केनिक आइलैंड्स इस तरह से बन जाएंगे, आर्क शेप के आइलैंड बन जाएंगे। यहां पर आर्क शेप के आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। जैसे हवाईयन आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड है, इसी तरह से फिलीपाइंस के अंदर भी काफी सारे आर्क शेप के आइलैंड बनेंगे। जैसे जापान है, जापान भी आर्क शेप का आइलैंड है, वो भी ओशन के अंदर है, ओशनिक ओशनिक प्लेट के टकराने की वजह से। और ओशनिक ओशनिक प्लेट की वजह से ही आप देखोगे कि साउथ ईस्ट एशिया में छोटी छोटी ओशनिक प्लेटें काफी ज्यादा है। इसी वजह से जब वो टकराती है तो साउथ ईस्ट एशिया में सुनामी आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो सबसे ज्यादा सुनामी के चांसेस कहां पर है? साउथ ईस्ट एशिया में ही रहते हैं, क्योंकि वहां पर ओशनिक ओशनिक प्लेटें आपस में टकराती रहती है, इसलिए सुनामी भी आ सकते हैं। और यहां से जो आर्क शेप के आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, आर्क शेप के आइलैंड्स का यहां पर फॉर्मेशन होता है यहां पे। ठीक है। तो ये इस तरह से डिस्ट्रक्टिव प्लेट होगी। और लास्ट है पे कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, जिसको कन्वर्ट, थर्ड जो थी वो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, CONSERTIVE, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। अब कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन में क्या होता है कि प्लेटें टकराती नहीं है, आपस में एक दूसरे के पास से क्रॉस होती है। सपोज करो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये आपस में इधर इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो ये आपस में टकरा नहीं रही है, उसके आसपास से क्रॉस हो रही है, उसके आसपास से क्रॉस होगी, एक दूसरे को टच नहीं करेगी, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उस वजह से यहां पर क्या बन जाते हैं? फॉल्ट बन जाते हैं। यहां से इसकी वजह से क्या बन जाते हैं? फॉल्ट बन जाते हैं। फॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और किस टाइप के फॉल्ट का? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स का, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट,
ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बन जाते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है सान एंड्रियास फॉल्ट, अमेरिका के अंदर है सान एंड्रियास फॉल्ट। ये कैलिफोर्निया के पास में, ये कैलिफोर्निया के पास में आप देखोगे, ये देखो ये सान एंड्रियास फॉल्ट है, ये वाला पार्ट है। ये फॉल्ट का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ है, सान एंड्रियास फॉल्ट की वजह से। यहां पर जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी, इधर टकराएगी नहीं जाएगी, तो इनकी हल्की सी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट की वजह से लैंड का पार्ट, ये प्लेट लैंड के पार्ट को इधर धकेलेगी और ये प्लेट लैंड के पार्ट को इधर धकेलेगी। उसके अंदर जब मूवमेंट स्टार्ट होती है तो क्रैक पड़ जाता है और फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और उस टाइप की फॉल्ट को कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और बेस्ट एग्जांपल है सान एंड्रियास फॉल्ट, जो कि कैलिफोर्निया के पास में है। तो इस तरह से ये प्लेटों के मार्जिन्स आपस में टकरा करके डिफरेंट डिफरेंट चीजों का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये दोनों थ्योरीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर ये भी मेंस में भी आती है, प्री में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहां पर क्या क्या चीजें बनती है, और मेंस में भी अगर क्वेश्चन आते तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, थोड़ा बहुत डायग्राम बना करके इस थ्योरी को पूरा कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इन दोनों थ्योरीज में? आज फिर यहीं पे सेशन एंड करते हैं। समझ में आ गया सभी को? जल्दी कोई क्वेश्चन हो किसी का? ठीक है, चलो।